ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज है। फटाफट से यूकैरियोटिक सेल को हम पढ़ रहे हैं। देखिए जो यूकैरियोटिक सेल है ना, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाला, इसमें प्लांट सेल भी आते हैं और एनिमल सेल भी आते हैं। प्लांट सेल भी आएगा और एनिमल सेल भी आएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले एनिमल सेल की बात करूँ तो देखिए समवट इन द सेंटर, कह सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट है ना। हार्ट ऑफ द सेल भी कह सकते हो, वो न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड फीचर होता है यूकैरियोटिक सेल का। इनके पास क्या है, दो मेम्ब्रेन्स है। तो हमने बोला जो न्यूक्लियस है उसके बाद दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूएशन में होती है। तो एक ऑर्गेनेली हो गया न्यूक्लियस, एक हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो क्योंकि यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, इनके पास सेल ऑर्गेनेली वेल डेवलप्ड होते हैं। तो पहले न्यूक्लियस हो गया, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। बस यहीं से क्वेश्चन बन गया अगला कि पूछा जाता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसका जो सरफेस है वो रफ होता है। वो रफ किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन था इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर तो कोई राइबोसोम ही नहीं है, तो ये बन गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस। इसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। न्यूक्लियस का काम क्या होगा, इसका काम है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को कैरी करना और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करवाना। राइट, साथ साथ आप देखोगे जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की ये फ्यूज होती है ना। अब ये जो फ्यूज होगी तो यहाँ पर कुछ छेद बनेगा यानी कि पोर बनेगा। अब ये जो पोर यहाँ पर बना है वो क्या काम करवा रहा है, तो छेद यहाँ पर बना है उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर पोर क्या करवाएगा, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं या जो आयंस होते हैं या जो आरएनए होगा उनकी सेल के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ मूवमेंट करवाता है। तो ये क्या है, इस स्ट्रक्चर को हमने बोला न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है इसका मेन फंक्शन क्या है, अलाउ द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, आरएनए एंड आयंस। मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, आरएनए एंड आयंस। जनरली प्रोटीन, आरएनए और आयंस की मूवमेंट न्यूक्लियर पोर के थ्रू होती है। जैसे सेल के अंदर जो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, स्पेस है, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। बिल्कुल वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो कैविटी है वो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पर इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होता है कलेक्टिवली, है ना। उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इस रीजन को बोलेंगे न्यूक्लियोलस। हमने यहाँ पर लिख लिया न्यूक्लियोलस। और याद रखना, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा रीजन है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, वो डेंस जहां डीएनए के साथ प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियोलस किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। और इसका फंक्शन क्या है, आरएनए की सिंथेसिस होती है यहाँ पर, यानी कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है यहाँ पर। ठीक है भाई, अब हमने देख लिया न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा, न्यूक्लियर पोर पढ़ लिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, पहली और दूसरी मेम्ब्रेन के बीच में, है ना। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसके थ्रू ही जो आयंस है वो भी मूवमेंट कर पाते हैं। अब साथ साथ अगले हम सेल ऑर्गेनेली की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना है वो डायरेक्टली जाएगा गोल्जी, है ना, गोल्जी अपैरेटस के पास। अब जो गोल्जी अपैरेटस है इसमें पूछेंगे जो पैरेलल लाइन आपको नजर आ रही है इनको क्या कहा जाता है, इनको सिस्टर्ने कहा जाता है। पैरेलल लाइन को क्या कहा जाता है, सिस्टर्ने कहा जाता है। गैलीलियो गोल्गी वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, है ना। इसका वो फेस जो न्यूक्लियस की तरफ है उसको क्या कहते हैं, वो फेस जो न्यूक्लियस की तरफ है उसको क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड है उसको ट्रांस फेस कहते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। ठीक है, अब इसी के साथ साथ इसके फंक्शन पूछते हैं। गोल्जी का स्पेसिफिक फंक्शन आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अगला फंक्शन क्या है इसका, अगला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, ये वेसिकल्स की भी फॉर्मेशन करता है। इसके बाद अगले फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी तभी होती है जब ये गोल्जी अपैरेटस अपना काम करना शुरू करता है। जो उसकी एक्टिविटी चल रही होती है ना पैकेजिंग की,
मान लीजिए सिस से लेकर ट्रांसफेज की तरफ जो प्रोटीन पैकेजिंग हो रही है उसी समय लाइसोसोम की भी फॉर्मेशन होती है। और चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, उनका जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लिपिड्स, तो यहाँ पे मैं ग्लाइकोलिपिड्स लिख रही हूँ। ठीक है, जिनका यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो ये हमने गोल्जी के बारे में बात की है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि हम यहाँ पर गोल्जी के बारे में बात कर रहे हैं वो है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन, राइट। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स है और जो ग्लाइकोप्रोटीन है उनकी फॉर्मेशन भी गोल्जी एपेरेटस में ही होती है। इसका जो सिस फेज होता है, अभी मैंने बताया था ये कॉन्वेक्स होता है, सिस कॉन्वेक्स होगा और जो ट्रांसफेज होगा वो कॉन्केव होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है ना, या फिर पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी, वो आपसे पूछ लेंगे। अब देखो जो लाइसोसोम की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, ये लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग होते हैं। क्यों? इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक। ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सी पीएच पर जो एक्टिव होंगे? ये एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, ये एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनके पास होते हैं और ये एसिडिक पीएच पर ही एक्टिव होंगे, राइट। तो ये हम फीचर्स किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक जनरली हमें पता होगा कि यूकैरियोटिक सेल के अगर एग्जांपल की बात करें तो प्रोटिस्टा, ठीक है, मतलब मोनिरा को छोड़ के आप जितने भी चारों किंगडम्स बचे हुए उन चारों को आप यूकैरियोटिक सेल में, मतलब उन चारों के अंदर जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स है। तो जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, फिर आपका प्लांट हो गया और एनिमेलिया, ये सभी किसके अंदर आते हैं? इनके अंदर जो सेल्स होंगे वो सब यूकैरियोटिक सेल होंगे। ठीक है, अभी मैं एनिमल सेल के बारे में आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो ये हमने बात कर ली गोल्जी के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। अब हम राइबोसोम की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होगा वो 80S होगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होगा वो 80S होगा। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर 70S होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S होता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज पैलेट। तो जॉर्ज पैलेट ने 1953 में राइबोसोम्स को जो डिस्कवर किया था, इसीलिए राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यूकैरियोट्स में 80S होगा, प्रोकैरियोट्स में 70S होगा। राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर जो S है, S का मतलब है सेडबर्ग्स यूनिट, ये रिप्रेजेंट किसको करेगी? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को, डेंसिटी की बेसिस पर। ये रिप्रेजेंट किसको करती है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को, डेंसिटी के बेसिस पर, राइट। तो हमने राइबोसोम्स के बारे में भी यहाँ पर बात कर ली है, गोल्जी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये हम एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एनिमल सेल का है, एक तो मैंने बताया कि यहाँ पर आपने देखा कि वैक्यूल तो प्रेजेंट है ही नहीं, लार्ज सेंटर वैक्यूल प्लांट के अंदर होता है। दूसरा, एनिमल सेल के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है, वो सेंट्रियोल है। ठीक है, जो कि प्लांट्स में एब्सेंट होगी। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल है जो प्लांट में नहीं है। प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रली वैक्यूल है जो कि एनिमल सेल्स में बहुत ही छोटा होगा या रिड्यूस्ड होगा। करेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल के बारे में। एक बार फटाफट से प्लांट सेल का स्ट्रक्चर में बना देती हूँ। तो मोर और लेस प्लांट और एनिमल सेल सेम होते हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस मैं यहाँ पर बताऊंगी, सबसे पहला तो डिफरेंस है वैक्यूल का, ये आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो डिफरेंस है वो हम किसका पढ़ रहे हैं? वैक्यूल का। इट हैज अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। ठीक है, अब उसको जो न्यूक्लियस है थोड़ा सा साइड हो जाएगा, है ना। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने नहीं बताया, उसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं प्लांट सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया को बता रही हूँ। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अभी तक मैं 2 ऐसे ऑर्गेनेली बता चुकी हूँ जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। एक न्यूक्लियस हो गया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें हाईली कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली कॉइल्ड होती है और इन कॉइल को क्रिस्टे कहा जाता है। इन कॉइल्स को क्या कहा जाता है? जो फोल्ड्स है, इनर फोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहा जाता है। ठीक है, अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स होता है। ये होता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटीज है, केमिकल रिएक्शन है, वो सब चलेगा, है ना। साथ साथ आप देखोगे ये क्या, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है भाई, और इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड है वो क्रिस्टे होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम याद रखना है आपको। साथ ही साथ इनके पास सर्टेन एंजाइम्स होंगे, दोनों ही मेम्ब्रेन में, दोनों मेम्ब्रेन्स पे कुछ अपने अपने स्पेसिफिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, राइट। साथ ही साथ आप देखोगे इसके पास एक सिंगल डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिंगल डीएनए होगा, प्रोटीन्स होंगे, आरएनए होगा, और यहाँ पर 70S राइबोसोम्स होते हैं। 70S राइबोसोम्स होते हैं।
तो सिंपल सी बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए है ना, तो वो खुद से आरएनए की भी फॉर्मेशन करेगी और प्रोटीन की भी। क्यों? क्योंकि सर्टेन एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, एंजाइम्स भी प्रेजेंट है इसके अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाने के लिए। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की। एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एरोबिक साइट, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होते हैं, है ना, और उनके अंदर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के रिस्पेक्ट में वो ये है कि इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो जो इसके अंदर लिक्विड है, जो कंपोनेंट है उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, ठीक है। जो दोनों मेम्ब्रेन है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं सेलुलर जो भी लिक्विड है, जो फ्लूइड है उसके कंटेंट को, ठीक है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। अब हम वैक्यूल के बारे में बात करेंगे। वैक्यूल प्लांट सेल की खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर होता है। इसकी इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। देखो सेल देख के हमें पता चल रहा है कि 90% ऑफ द वॉल्यूम, 90% ऑफ द वॉल्यूम इज कवर्ड बाय वैक्यूल। जो प्लांट सेल की 90% वॉल्यूम है वो किसने कवर कर ली? वैक्यूल ने कवर कर ली। तो सेल्यूलर एक्टिविटीज तो कहाँ चलेंगी? साइटोप्लाज्म में चलेंगी। तो उन एक्टिविटीज के रिजल्ट में जितना भी वेस्ट आएगा वो जाएगा कहाँ पर? वैक्यूल में ही तो जाएगा, ये तो स्टोरेज बॉडी है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही है ना, अक्रॉस द मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो मैं कह सकती हूँ कि टोनोप्लास्ट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं लोअर रीजन से हाई रीजन की तरफ जो मूवमेंट होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो टोनोप्लास्ट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होगा? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। तो ये हमने प्लांट सेल के बारे में बात की है। तो कुछ फीचर्स जो कि प्लांट सेल के होते हैं वो है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और जो तीसरा फीचर है एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसके? एनिमल सेल के, क्योंकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, उसमें सेल वॉल नहीं है। प्लांट उसमें मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और वैक्यूल बिल्कुल रिड्यूस या काफी ज्यादा स्मॉल होता है, राइट। तो ये हमने फीचर्स पढ़ लिए हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल के, मतलब यूकैरियोटिक सेल के। तो कंपैरेटिवली अगर प्रोकैरियोट से मैं अगर उसको थोड़ा सा कंपेयर करूं तो देखोगे जो यूकैरियोटिक सेल है वो थोड़े बड़े होते हैं, है ना। दीज आर कंपैरेटिवली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल आपने पढ़े थे, यानी कि जो जैसे बैक्टीरिया का हमने एग्जांपल लिया था, तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन होती है, इसको मीजोजोम कहा जाता है। तो उसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो मीजोजोम का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके फंक्शन क्या क्या है। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना। एक तो ये डीएनए की रेप्लिकेशन में, डॉटर सेल की फॉर्मेशन में, रेस्पिरेशन में, या फिर जो एंजाइम्स हैं उन सबको कैरी करने में, हर चीज में काम करेंगे, ठीक है। तो इनके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो फंक्शंस है ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिए, जस्ट टू सेव द टाइम। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, साथ साथ रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेस में, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाने के लिए। ये सारे फंक्शन प्रोकैरियोट में मिलने वाली जो स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन है मीजोजोम उसके होते हैं। प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, प्रोकैरियोट में मिलने वाली स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन मीजोजोम के अंदर होते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर प्रोकैरियोट के और भी जो बचे हुए फीचर्स हैं मैं उसके बारे में बताऊं तो जैसे राइबोसोम मैंने अभी बताया था कि 70S होता है ना। और उसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई मैसेंजर आरएनए है, एक मैसेंजर आरएनए पे अगर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, वन मैसेंजर आरएनए या फिर सिंगल मैसेंजर आरएनए बट मैनी राइबोसोम्स, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को पॉलीजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीजोम। मतलब क्या है? सिंगल मैसेंजर आरएनए एंड मैनी राइबोसोम्स, तो उसको पॉलीराइबोसोम भी कह सकते हैं या फिर पॉलीजोम भी कह सकते हैं। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखोगे इसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर इंक्लूजन बॉडीज होती है। वो क्या है? दिस आर द स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स। वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कि किस चीज में हेल्प करेंगे, मतलब जो स्टोरेज का काम होता है वो परफॉर्म करवाने के लिए वो हेल्प करते हैं, है ना। अब कौन कौन से एग्जांपल्स है, मेन जो फीचर्स है इंक्लूजन बॉडीज के वो 3 है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको बता रही हूँ। लाइक आप इसमें देख सकते हो लिखा हुआ है दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। में जैसे राइबोसोम में भी किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है, वो भी बाउंड नहीं किसी भी चीज से, बिल्कुल वैसे जो इंक्लूजन बॉडीज होती है दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। और साथ ही साथ ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
तीन एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में गिवन है, एक है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, दूसरा फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और तीसरा साइनोफाइसिन। ग्लाइकोजन, फॉस्फेट एंड साइनोफाइसिन, ये तीन ग्रेन्यूल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इंक्लूजन बॉडीज में, और उनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का। ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूँ किस किस की हमने यहाँ पर बात की है, फॉस्फोरस, ग्लाइकोजन एंड साइनोफाइसिन। ठीक है, कौन कौन से हैं, फॉस्फोरस ग्रेन्यूल्स या फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, उसके बाद ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, और ग्लाइकोजन के साथ साथ जो थर्ड होता है वो कौन सा होगा, उसको बोलते हैं सेओफाइसिन। ठीक है, तो फॉस्फेट, ग्लाइकोजन एंड थर्ड वन इज साइनोफाइसिन, साइनोफाइसिन। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्रेन्यूल्स है जो कि इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। राइट, अब हम बात करेंगे इनकी जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके बारे में। बेसिकली जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें क्या होगा, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जो कलेक्टिवली मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूम। ये क्या है, यही क्वेश्चन पूछेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें नहीं आती या आती है। तो ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल चारों का फंक्शन एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड है, इसलिए इनको एक ही सिस्टम में डाला गया विच इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक यानी कि जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उन सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो उनकी सेल वॉल है वो क्या है, ये लाइन याद रखनी है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। इनकी जो सेल वॉल है वो क्या है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एल्गी के अंदर और जो बाकी प्लांट्स है, क्योंकि प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है सेल वॉल, है ना, तो एल्गी के अंदर जो सेल वॉल है वो अलग ही सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है। वो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनिन्स एंड कुछ मिनरल्स होते हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इनसे मिलकर बनी हुई है किसकी, एल्गी की सेल वॉल, है ना। साथ में प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, बट इसके साथ जो बेसिकली वो यही है जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, जो प्रोटीन है सबसे ज्यादा मात्रा में वो प्रेजेंट होते हैं अदर प्लांट्स के अंदर, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं, जनरली सभी प्लांट्स की, एक्सेप्ट दी क्या, एल्गी को छोड़कर। राइट, अब यहाँ पर जो देखोगे जो सेल वॉल बनती है वो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए, और सेकेंडरी जब भी फॉर्म होती है तो वो टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ दिस सेल, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आके बनेगी। मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है ना, तो जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है विच इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। राइट, अब यहाँ पर मिडल लैमेला होता है। मिडल लैमेला क्या है, बहुत सारे सेल्स के अंदर, जैसे प्लांट सेल्स की मैं बात कर रही हूँ, उनमें जो कनेक्शन का काम कर रहे हैं, ये मिडल लैमेला क्या स्ट्रक्चर है जो कि नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे से ग्लू करके रखेगा, चिपका के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, है ना। मिडल लैमेला का कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, साथ साथ प्लाज्मोडेस्माटा एक जंक्शन है जो कि प्लांट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और उसका मेन फंक्शन होता है टू कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। एक दूसरे के जो सेल्स है उनके साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम है। जो सेल वॉल का ओवरऑल फंक्शन हम पढ़ेंगे, ये शेप भी प्रोवाइड करवाती है सेल को, सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करवाएगी, ये प्रोवाइड करवाती है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको याद रखना है, जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है उनसे बैरियर प्रोवाइड करवाती है सेल वॉल। साथ साथ ये प्रोटेक्ट करेगी मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। राइट, ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की है, या प्लांट से मिलने वाली सेल वॉल के बारे में बात की है। सिमिलरली प्रोकैरियोट्स के अंदर यानी कि किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के अंदर आप सेल एनवलप देखोगे जो कि फर्दर डिवाइडेड है 3 लेयर्स में। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स विच इज फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब भी ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं तो जितने भी सेल्स होते हैं अगर वो लूज शीट की फॉर्म में यानी कि दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो उस लेयर को स्लाइम लेयर कहा जाता है। लेकिन अगर वो सारे सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, टाइटली पैक्ड है, थिक और टफ लेयर की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको कैप्सूल कहते हैं। राइट, उसके बाद जो सेल वॉल है, सेल वॉल का जो मेन फंक्शन होता है वो सेल को शेप प्रोवाइड करवाना होता है, वो सपोर्ट भी प्रोटेक्ट करेगा, है ना, सपोर्ट भी देगा, प्रिवेंट भी करेगा बैक्टीरिया को किस चीज से, बर्स्ट होने से, फटने से, कोलैप्स होने से। ठीक है, तो ये सपोर्ट किस चीज को दे रहा है, पूरे सेल। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इनर लेयर विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल होती है। तो ये पूछते हैं कि कौन सी मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों है, क्योंकि वो सेलेक्टिव, कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स को या मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने की या बाहर जाने की परमिशन देती है। ठीक है, अब हम बात करें क्योंकि प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरियल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं ना, ये दो तरीके के हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव।
ग्राम पॉजिटिव का मतलब क्या है? पहली बात तो ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेनिंग के ऊपर काम किया था कि क्या बैक्टीरिया किसी भी केमिकल को, स्टेन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ दिस बैक्टीरिया कुड इजीली एब्जॉर्ब द स्टेन। तो वो बैक्टीरिया जो इजीली स्टेन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू, उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो नहीं एब्जॉर्ब कर पाते वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर विजुअल डाई, पर्पल डाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो बैक्टीरियल सेल है वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। और अगर वो मोटाइल है, अगर वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो क्योंकि उनके पास फ्लैजिला है, ऐसा इसलिए हो रहा है। फ्लैजिला की अगर बात करते हैं, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, सिंगल सेल है, तो उसके पास जो फ्लैजिला होगा इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है हुक, देन फिलामेंट and then basal body. Hook, filament and basal body. Basal body is the part where the flagella is attached to the bacteria. Basal body पर ये flagella बैक्टीरिया की बॉडी से जुड़ा हुआ है। फिलामेंट इज द elongated portion, और जो हुक है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए मदद करेगा बैक्टीरिया की किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ। और इसका जो मेन फंक्शन है वो लोकोमोशन है, यानी कि वो मूवमेंट है। ठीक है भाई, लेकिन बैक्टीरिया के पास और भी कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको पिलाया और फिम्ब्रे कहा जाता है। जो पिलाया है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल एक्टिविटीज में। ठीक है, तो सेक्स पिलाया उसको कहा जाता है, जो कि मेटिंग में हेल्प करेगा बैक्टीरिया को। और जो फिम्ब्रे है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम से, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब है कोई भी रॉक या कोई भी चट्टान पत्थर वगैरह, उससे अगर अटैचमेंट चाहिए होती है बैक्टीरिया को तो वो फिम्ब्रे का यूज करेगा। ये ब्रिसल लाइक होते हैं, लेकिन ना तो पिलाई और ना ही फिम्ब्रे लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला ही लोकोमोशन में हेल्प करता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, देन सेल थ्योरी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल थ्योरी को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, वो कौन कौन से हैं? शेल्डेन एंड श्वान। जो शेल्डेन है वो एक जर्मन बॉटनिस्ट है, वो प्लांट सेल के ऊपर अपना स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला, एक कंक्लूजन निकाला कि भाई इनके पास क्या है, जैसे कि सेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे, या वो कहाँ से आएंगे, है ना। बिल्कुल वैसे जब श्वान स्टडी कर रहे थे एनिमल सेल्स के ऊपर, क्योंकि वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, तो जब वो एनिमल सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लेयर, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनके सराउंडिंग में, सेल्स के सराउंडिंग में, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। राइट, अब और कुछ नहीं मिला तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है नीट में कि वो जर्मन से थे या फिर वो ब्रिटिश के थे। तो आपको ये भी याद रखना होगा इसके साथ साथ। और इन दोनों ही साइंटिस्ट ने मिलकर जो सेल थ्योरी दी थी उसके कुछ 2 ही पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ से राइज करते हैं, सेल्स, है ना। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स और उसके पार्ट से ये राइज करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये आए कहाँ से है? देखो पहला पॉइंट ये कहता है ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स पार्ट्स। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स पार्ट्स। दूसरा पॉइंट, वो सेल्स कहाँ से आते हैं? दे कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से एग्जिस्ट कर रहे सेल से आते हैं, है ना। लेकिन ये जो थ्योरी है जो कि एक्चुअल में श्वान और शेल्डेन ने दी थी, इसको मॉडिफाई कर दिया था एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, और रुडोल्फ वर्चो ने टर्म दिया ओमनिस सेल्युलर सेलुला, यानी कि पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। राइट, ये 2019 में भी पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और क्योंकि ये दोनों ही सेल्स और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रहे थे, तो जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो ये पूछते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है। तो आपको याद रखना है 52% प्रोटीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जो 40% है वो क्या होगा? 40% लिपिड होता है। तो ये कंपोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूकैरियोटिक सेल में। अगर आरबीसी का एग्जांपल ले तो भी यही कंपोजिशन रहेगा, 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बहुत ही प्रिवेलिंग, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल हो जिससे हम अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी कर सके, वो कौन सा होगा? तो आप बताएंगे वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। वो कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है किसने दिया था? निकोलसन एंड सिंगर ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जाता है तो निकोलसन एंड सिंगर ने दिया था, SINGER। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। साथ ही साथ कई बार मेम्ब्रेन के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है? देखिए वो 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है जब भी वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो ऑस्मोसिस कहलाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जब गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं, अगेन हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। ठीक है, बट बेसिकली देखा जाए तो 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है व्हेनेवर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जब भी लोअर रीजन से हायर रीजन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, इसमें एनर्जी लगती है। ठीक है,
क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। लेकिन जो पैसिव होता है उसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूवमेंट होती है, उसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ही मूवमेंट करेगा, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट किए, उसके सारे एमसीक्यूज, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, अब आपको वो चीजें पता है, तो आपको घर बैठकर सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए।